तर सीडीपी मधला हा एक भाग आपला चालू होता, जो मागच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलेला आहे, ज्याच्यामध्ये पुनर्बलन, त्यानंतर बरेच सिद्धांत आपण पाहिले होते. BF स्किनरचा असेल, थॉर्नडाईकचा असेल, किंवा तुमचा पॅवलॉव असेल. तर या सगळ्यांच्या बाबतीत आपण माहिती बघितली होती. आता आपल्याला बघायचं आहे मनोसामाजिक सिद्धांत, साइको सोशल डेवलपमेंट। यह सिद्धांत एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसी होती है उस पर था। इनके अकॉर्डिंग पूरा जीवन 8 स्टेप से होकर गुजरता है। तर मनोसामाजिक सिद्धांत जो आहे तो सायको सोशल डेव्हलपमेंट जो मांडलाय, तर एरिक्सन यांनी मांडलेला आहे। तर 8 टप्पे आहेत आपल्या जीवनाचे, त्याच्यावरचा तो एक सिद्धांत आहे। आता याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं काय आहे? विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। म्हणजे 0.1 म्हणजे 1.5 ते 2 वर्षामध्ये, म्हणजे जन्माला आल्यापासून तर 2 वर्षापर्यंत जिन बच्चों को माता पिता से प्यार आदि मिलता है उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। दूसरी तरफ जिन बच्चों का माता पिता का प्यार आदि नहीं मिलता, वह रोना बिलखना शुरू कर देते। इस क्रिया से बच्चों में अविश्वास उत्पन्न शुरू हो जाता है। म्हणजे ज्यांना खऱ्या अर्थाने, एरिक इरिक्सन असं म्हणतो की ज्यांना खऱ्या अर्थाने प्रेम मिळतं आई वडिलांपासून, तर त्यांना बाकी काही अडचण येत नाही। परंतु ज्या मुलांना प्रेम मिळत नाही, ते मात्र त्यांचा अविश्वास निर्माण व्हायला सुरुवात होते। दुसरा आहे स्वायत्त बनाम शर्म लज्जा, और ज्याला म्हणूया की शक, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट। 2 से 3 वर्ष। स्वायत्ता का अर्थ है स्वयं से, अर्थात जब बच्चे खुद से खाना कपड़ा पहनना ज्यादा पसंद करने लगते हैं, वे अब दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहते, वो स्वायत्ता कहलाते। दूसरी ओर बहुत ही सख्त माता पिता जब काम करने पर डांटते, तो वे बच्चे अपने अंदर शक का अनुभव करते हैं। सो स्वायत्तता बनाम शर्म। तर त्याच्यामुळे मुलांना त्यांच्या पद्धतीने वागून त्यांना रागून चालणार नाही, तर या पद्धतीने लक्षात ठेवायचं आहे। पहल बनाम दोष। आता याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं आहे इनिशिएटिव्ह वर्सेस गिल्ट। 3 से 6 साल तक जब बच्चे में समझने की क्षमता का थोड़ा विकास हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है बघा, तो उसमें जिज्ञासा बढ़ जाती है, वह बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाता है। उत्सुक होने की वजह से वह पहल करता है। दूसरी तरफ जब माँ बाप उसकी उत्सुकता को दबा देते हैं या उसे डांट देते हैं, तो दोष भाव उत्पन्न शुरू हो जाता है। आता याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं, जब बच्चे में समझने की क्षमता का थोडा विकास हो जातो, जेव्हा मुलाला समजायला सुरुवात होते, तर त्याच्यामध्ये क्युरियोसिटी वाढत जाते, वह बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाता है। मग उत्सुक होने की वजह से वह पहल करता है, काहीतरी मार्ग काढत राहतो। दूसरी तरफ जब माँ बाप उसकी उत्सुकता को दबा देते, तो उसे डांट देते, तो दोष भाव उत्पन्न शुरू हो जाता है। परिश्रम बनाम हीनता। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 साल तक, इस समय में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है, अंततः इसे परिश्रम कहते हैं। दूसरी तरफ अगर बच्चे को कोई काम दिया और उस बच्चे की काम करने की क्षमता कम है, तो उस काम को नहीं कर पाएगा, इसलिए इसमें हिंता आना शुरू हो जाता है। म्हणजे त्याला एखादं काम दिलं, त्याला नाही जमलं, तर त्याच्यामध्ये निगेटिव्हिटी निर्माण होते आणि मग तो पुन्हा बॅकवर्ड होतो, मागे पडायला सुरुवात होत जाते। या पद्धतीने आहे। त्यानंतर पुढे आहे पहचान बनाम भ्रांति। 12 से 18 साल तक किशोरावस्था जिसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इस आयु में बच्चों में अपनी पहचान बनने की बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है। दूसरी तरफ जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते, तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते, तर थोडं कन्फ्यूज असतं त्याच्यामध्ये, तर स्वतःची एक ओळख निर्माण व्हावी असं त्यांना वाटत राहतं। आत्मीयता बनाम अलगाव, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। 18 से 35 साल तक आत्मीयता के आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनता है। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, जिसे आत्मीयता कहते हैं। दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता, तो वह सबसे अलग रहता है, जिसे अलगाव कहते हैं। तर या पद्धतीने तुमचं असणार आहे आत्मीयता बनाम अलगाव। त्यानंतर पुढे आहे जननात्मकता बनाम स्थिरता।
जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। 35 साल से लेकर 65 तक मध्य व्यस्कावस्था म्हणजे आहे एक प्रौढावस्थेचा भाग आहे, 35 वर्ष ते 65 वर्ष, याच्यामध्ये जननात्मकता से हम दूसरे लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, उसके बाद दूसरों को भला करने की सोचते हैं। दूसरी तरफ जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता तो उनमें स्थिरता आ जाती है। असंपूर्णता बनाम निराशा, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। जब 65 साल के ऊपर आदमी जाता है तो प्रौढ़ावस्था, इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती है। वह जब अपने भविष्य की बजाय अपने बीते दिनों को याद करता है तो उसकी कितनी सफलताएं हुई, कितनी असफलताएं हुई। यदि उसकी सफलताएं ज्यादा मिलती है तो उसे संपूर्णता कहते हैं। अगर किसी ने ज्यादा सफलता हासिल नहीं की तो उसमें निराशा आ जाती है। तर हे 8 टप्पे आहेत आयुष्याचे, जे अतिशय सुंदर मानले। पुढे आहे जीन पियाजे। हा जीन पियाजे जो आहे त्याचा कॉग्नेटिव्ह थेअरी होती, कॉग्नेटिव्ह डेव्हलपमेंट थेअरी त्यांनी मांडली, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे असं म्हणतो की ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजी का मानना है कि जैसे दो बच्चों में जैविक परिपक्वता होती है, वह दो वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों को मानते हैं। हे वाक्य बऱ्याच परीक्षांमध्ये विचारलेलं आहे की कुठल्या मनोवैज्ञानिकाने साधारणपणे लहान मुलांना किंवा मुलांना वैज्ञानिक म्हटलेलं आहे, नन्हे वैज्ञानिक म्हटलंय, सक्रिय ज्ञान निर्माता म्हटलंय, तर ते म्हटलेलं आहे जीन पियाजे यांनी। त्यानंतर पुढे आहे जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों में थिंकिंग एडल्ट से टाइप अलग होती है ना क्वांटिटी के टाइप में। आता कॉग्नेटिव्ह डेव्हलपमेंट काय आहे ते छान मांडलंय त्यांनी। पहला मुद्दा है अनुकूलन, एडेप्टेशन, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रिया होती है। पहले अनुकूलन मध्ये आत्मसात्करण, एसिमिलेशन बोलते हैं उसे, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। म्हणजे आपण पहिले काय करतो की अगोदर जे नॉलेज घेतो त्यानंतरचं नॉलेज, या दोघांचा संबंध जोडत असतो, त्याला ऍसिमिलेशन म्हटलं जातं। ओके। नंतर समायोजन, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करने के वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। ओके। साधारणपणे साम्य धारण, संतुलन, इक्विलिब्रियम, लिबरेशन, इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। स्कीमा, मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो उसे स्कीमा कहते हैं, ज्याला आपण पूर्वग्रह म्हणतो। मराठीमध्ये त्याला पूर्वग्रह म्हणतात। आपण एखाद्या व्यक्तीबद्दल, एखाद्या वस्तूबद्दल, एखाद्या घटनेबद्दल, एखाद्या प्रसंगाबद्दल स्कीमा बनवतो, म्हणजे पूर्वधारणा तयार करत असतो। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, संगठन, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन स्कीमाओं से जोड़ने का संगठन कहा जाता है। 3 मुद्दे त्यांनी मांडलेले जीन पियाजे यांनी। पहिला मुद्दा मांडलाय आत्मसात्करण, समायोजन, आणि तिसरा आहे संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। हे आपण ऑलरेडी एकदा पाहिलं होतं, पुन्हा एकदा याची रिव्हिजन करून घेऊया। संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसमें वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तु की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छुपी हुई वस्तु ढूंढ लेता है। लहान मुलांना तुम्ही सांगा, लहान मुलं बरोबर करतात, त्याला सेन्सरी मोटर स्टेज म्हटलं जातं।
पुढे आहे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल तक। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। तो याला प्री ऑपरेशनल स्टेज मतलब इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों का यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर माइंड में साइकिल की इमेज बना लेता है। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। आता याच्यामध्ये काय काय होतं तर जीववाद असतो, एक एनिमिझम असतो, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं के में अंतर नहीं कर पाता। अहम केंद्रित, ईगो सेंट्रिज्म, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है, वह अहम केंद्रित होता है, ईगो सेंट्रिज्म होता है। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है। तर ह्या सगळ्या गोष्टी पूर्व संक्रियात्मक अवस्थेमध्ये होत असतात। पुढचा प्रकार आहे याच्यामध्ये, बघा या पद्धतीने अपलटावी, अपलटावी म्हणजे इरिवर्सिबिलिटी। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। 4+6 10 ऐसा आता है तो ओके, 6+4 क्या आएगा, इसके बारे में दिमाग में उसका थिंकिंग प्रोसेस चलता रहता है। अपलटावी बोलते इसे इरिवर्सिबिलिटी। मुद्रा संप्रेंतेय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की योग्यता, अधिक कंसेप्ट की कमी इस अवस्था में होती है। जो अपनी अवस्था चल रही है उसका नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद है केंद्रीकरण। सेंट्रेशन क्या होता है, एक समय में किसी वस्तु को केवल एक विशेषता पर ध्यान देने पाने की प्रवृत्ति को सेंट्रेशन कहते हैं। संरक्षण, कंजर्वेशन, अगर किसी वस्तु के साइज या शेप के बारे में चेंज कर दे तो उसे क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता। संरक्षण, क्रम क्रमबद्धता, इसमें बच्चा वस्तुओं और तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है। म्हणजे याच्यामध्ये साधारणपणे हे 5 मुद्दे फार महत्वाचे आहेत प्री ऑपरेशनल स्टेजमध्ये। तर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कसं असतं त्यांच्या पद्धतीने, तर एक जीववाद असतो त्यांच्यामध्ये, अहम केंद्रितपणा असतो, त्यानंतर अपलटवी असते, मुद्रा संप्रंतेय असतं, क्रम निर्धारण की योग्यता, केंद्रीकरण असतं, संरक्षण असतं आणि क्रमबद्धता असते प्री ऑपरेशनल स्टेजमध्ये। नंतर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रिएट ऑपरेशनल स्टेजमध्ये काय होतं याच्या बाबतीत आपण आता बघणार आहोत। कॉन्क्रिएटल स्टेजमध्ये तर सगळ्यात महत्वाचं कॉन्क्रिएटल स्टेजमध्ये काय होतं, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्ध की योग्यता आदि कंसेप्ट का गुण आ जाता है। आगमनात्मक तर्कना, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, यह भी इस अवस्था में आता है। उसके बाद अगला जो है आगमनात्मक तर्कना, इस अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए बच्चा, क्योंकि इसमें हमें ऑक्सीजन मिलता है, बच्चा आंसर देता है क्योंकि इसमें हमें ऑक्सीजन मिलता है। आगमनात्मक तर्कना शुरू हो जाती है, हिपोथेटिकल थिंकिंग। आणि शेवटचं जे आहे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 ते 15 वर्षाची असते। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। निगमनात्मक तर्कना, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना, पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों को क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। तो पियाजे सिद्धांत की आलोचना केली गेली। तो पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों को क्रम में परिवर्तनशील बताया, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है, अशी इथे माहिती दिलेली आहे। आता लॉरेन्स कोहलबर्गचं वाचन करायचंय, कोणी वाचतं का लॉरेन्स कोहलबर्गचं? वाचतं कोणी?
वाचन करतं कोणी? हाँ, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। आता लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थियरी। कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिकता, मोरलिटी, यह वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जाणता आहे. तर त्याला कशा पद्धतीने वातावरण मिळालं त्यानुसार ती नैतिकता ठरत असते. आता हिंज की कहाणी, हे बघा या पद्धतीने हिंज की कहाणी दिलेली आहे. इथे गुणिले 10 या पद्धतीने तो विचार करतो आणि या पद्धतीने आहे बघा. त्यानंतर आहे नैतिक दुविधा. एक आहे मोरलिटी, आता आहे मोरल डायलेमा, सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, नहीं करेगा तो उसकी भी मर जाएगी। ही गोष्ट ऑलरेडी तुम्हाला मी सांगितलेली आहे, बरोबर आहे की नाही? तर का सांगितलेली आहे याच्यामध्ये सगळ्यात मोठी गोष्ट जी आहे, तर ज्यावेळेस तो हिंज जो आहे, मोरल डायलेमा ज्याला आपण म्हणतो, तर याच्यामध्ये हिंज नावाच्या व्यक्तीच्या संदर्भात दिलेलं आहे. त्याला औषध आणायचं आहे, त्याची बायको आजारी आहे, मग काय करावं, पैसे नाही, मग कसं करणार? तर मग तो काय करतो, चोरी जर केली आपण तर पोलीस पकडतील, आणि औषध नाही आणलं तर बायको मरून जाईल. या दुविधेमध्ये तो असतो. नैतिक तर्कना, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। सही और गलत में किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना है. तर हिंज काय करतो, आपल्या बायकोला वाचवण्यासाठी तो म्हणतो की मी काही केलं, चोरी केली तरी चालणार आहे, पण माझी बायको वाचायला पाहिजे. कोहल कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं. कोहलबर्ग ने नैतिकचे जे 3 लेवल सांगितल्या. एक प्राक रूढ़िगत अ, नैतिकता का स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज, 4 से 10 साल तक. याच्यामध्ये इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता. इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों को मानकों के अनुसार होती है. इसे दो भागों में बांटा है: दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, पनिशमेंट और ओबीडियंस. इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है. जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी. साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म. इस अवस्था को जैसे को तैसे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा खुद भी करेगा. एक बच्चे ने एक बच्चे ने दूसरे बच्चों को पेन्सिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी अपना पेन तोड दिया, म्हणजे याला आपण टीट फॉर टॅट म्हणतो. तर पहिला भाग जो आहे याच्यामध्ये प्री कॉन्व्हेन्शनल चेस 3 लेवलमध्ये, त्याच्यामध्ये 2 भाग त्याने सांगितले. त्याच्यामध्ये आहे दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता, या पद्धतीने असणार आहे. त्यानंतर आहे पहिला जो स्तर होता तो प्राक रूढीगत नैतिकता, 4 ते 10 वर्षापर्यंत. नंतर दुसरं आहे रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, कॉन्वेंशनल स्टेज, 10 से 13 साल. इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही और गलत का निर्णय करता है. उसे बोला जाता है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर. उसके बाद है, इसमें भी 2 भागों में बांटा गया है.
अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता, गुड बॉय और गुड गर्ल, दूसरे के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित, अर्न्स अप्रूवल करता है। कानून यव अवस्था उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाईट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करता है। तर याच्यामध्ये त्याला माहिती की आपल्या वडिलांचं निधन ऍक्सिडेंट मध्ये झालं, सिग्नल तोडल्यामुळे झालं, तर मग त्या विद्यार्थ्याला ती आयडिया येते की आपण सुद्धा या बाबतीत अलर्ट राहिलं पाहिजे, आपण सिग्नल न तोडता ते पालन केलं पाहिजे. पुढे आहे उत्तर रूढीगत नैतिकता, पोस्ट कन्व्हेन्शनल स्टेज. म्हणजे तीन प्रकार आहेत त्याच्यामध्ये सांगितलेले. पहिला प्रकार होता तो प्राक रूढीगत नैतिकता, प्री कन्व्हेन्शनल स्टेज, रूढीगत कन्व्हेन्शनल स्टेज, आणि पुढचा आहे पोस्ट कन्व्हेन्शनल स्टेज. हे बघा, कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशन, इस डिसीजन में खुद से ले जाने की समाज के जरिए कि क्या सही और क्या गलत, इसकी दो अवस्थाएं हैं। सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए के, अगर किसी ने नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए, अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसको तोड़ दे। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ऑफ ओरिएंटेशन, इसमें किशोर दूसरों के विचार से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं, उसे यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन कहा जाता है. अशा दोन अवस्था आहेत त्याच्यामध्ये. एक सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रॅक्ट ओरिएंटेशन असतं, आणि दुसरं आहे यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन. कोलबर्ग ने के सिद्धांत की आलोचना, इनके सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलगिन ने की थी. उन्होंने तर्क दिया कि कोलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी. कोलबर्ग की सिद्धांत की आलोचना, इनके सिद्धांत की आलोचना कॅरोल गिलगन ने की थी. त्याने असं म्हटलंय की कोहलबर्गने जे काही प्रयोग केले तर या प्रयोगामध्ये सगळ्यात महत्वाचं महिलांना प्राधान्य देण्यात आलेले नहीं, मेल और फीमेल की मॉरल रीजनिंग में कल्चर के डिफरेंस को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है. वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियल कल्चरल थेरी वाइगोस्की. लेव वाइगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे. एक मिनिट फक्त. आता वायगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हा बघा वायगोस्की. लेव वायगोस्की का एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है. यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतरक्रिया इंटरएक्शन करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतरक्रिया के बाद विकास होता है, जबकि पियाजे ये मानते थे कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम होता है. आता बघा, पियाजेचं म्हणणं वेगळं आहे आणि वायगोस्कीचं म्हणणं वेगळं आहे. की वायगोस्की म्हणतो की जो काही विषय आहे याच्यामध्ये बच्चा क्या करता है, अपने समाज और संस्कृती से सीखता है. आणि याच्यामध्ये हा असं म्हणतो की नाही नाही, पियाजे म्हणतो की पहिले विकास होत आहे बाद में लर्निंग होत आहे, याचं उलट आहे इकडे. वायगोस्की के दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, वायगोस्कीने दोन महत्वाच्या कॉन्सेप्ट सांगितलेले आहेत. त्या दोन महत्वाच्या कॉन्सेप्ट कोणत्या आहेत बघा, त्याच्यामध्ये झेड पी डी म्हणजे झोन प्रॉक्सिमल डेव्हलपमेंट, आणि स्कॅफोल्डिंग पॅड और ढांचा, समीपस्थ निकट विकास क्षेत्र, वास्तविक विकास के स्तर तथा सांस्कृतिक विकास, वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास पोटेंशियल डेवलपमेंट के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है. यानी स्कैफोल्डिंग पहाड़ ढांचा, वाइगोस वेस्को द्वारा दी जाने वाली टेम्पररी हेल्प या गाइडेंस को स्कैफोल्डिंग या पहाड़ या ढांचा कहा जाता है. आता MKO काय आहे? सो मोर नॉलेजेबल अदर, टीचर, पेरेंट्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रा.
भाषा पर इनके विचार. आता वायगोस्की ने भाषेवर कोणकोणते विचार मांडले. इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते. त्याचं म्हणणं आहे की लँग्वेज आणि जे काही चिंतन आहे तर ह्या दोन्ही गोष्टी अलग आहेत. पण लेकिन बाद में नंतर ह्या भाषा आणि चिंतन सुरुवातीला वेगवेगळ्या जरी असल्या, याच भाषा आणि चिंतन एका रेषेत नंतर येतात. ओके. देन वायगोस्की ने कहा है कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार. भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है. उसके बाद है निजी भाषण, आंतरिक भाषा, प्राइवेट स्पीच. इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं. तो इसके बोलते हैं निजी भाषण या आंतरिक भाषा. उसके बाद आहे नोम चॉम्स्की. जसं पियाजे झालं, तुमचा आता वायगोस्की झाला, तसं नॉम चॉम्स्की का सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत, इन बॉर्न थिअरी कशी असते ही यांनी मांडलेली आहे. ये अमेरिका में रहने वाले थे नॉम चॉम्स्की. इनका मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, इनेट इनेट क्षमता होती है. उसमें अभी आता जो है, इनका मानना है कि यह कहते हैं कि बच्चे मस्तिष्क में, माइंड में एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा भाषा शिकता है. त्यांनी डिव्हाइसला महत्व दिले. डिव्हाइसचं नाव दिले त्यांनी लॅड. लाड लॅड नावाचा जो डिव्हाइस आहे त्या संदर्भात त्यांनी काय म्हटलंय बघा. तर लँग्वेज एक्विजिशन अँड डिव्हाइस. लँग्वेज एक्विजिशन डिव्हाइस, भाषा अधिग्रह यंत्र. एक्झाम्पल इथे बघा, हे लहान मुलगा आहे इथे दिलेला आहे, इथे त्या पद्धतीने आहे, इथे त्या पद्धतीने. मग त्याचं राहणीमान कसं आहे किंवा त्याचं वागणं कसं आहे, तर तो ती भाषा त्या आई वडिलांकडून शिकतो, तसा राहतो. तर हे लॅड नावाचं डिव्हाइस त्याने सांगितलंय. इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण, युनिव्हर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया, यानी ग्रामर जन्मजात होता आहे याबाबत ते सांगतात या ठिकाणी. त्यानंतर पुढे आहे चॉमस्की ने भाषा के दो लेवल बताए हैं. आता कोणते दोन लेवल सांगितले. सतही संरचना, सरफेस लेवल, गहरी संरचना, डीप लेवल. सतही संरचना, इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनि हो शब्दों को जानता है लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता, मम्मी पापा खाना पीना आदि. और गहरी संरचना में क्या होता है, डीप लेवल में, इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है. तो चामस्की ने भाषा के दो लेवल बताए हैं. ब्लूम्स टॅक्झॉनॉमी ऑफ एज्युकेशनल ऑब्जेक्टिव्ह, याच्या बाबतीत ब्लूम्स सुद्धा बऱ्यापैकी माहिती देतो असतो. ब्लूम असं म्हणतो की बेंजामिन ब्लूम, फार मोठं नाव है, यह अमेरिका के निवासी थे. इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकरण किया था. ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन. अभी ज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है, इसका वर्गीकरण जो है ब्लूम ने 1956 में किया था. यह मानसिक क्षमताओं के संबंधित होता है. इसके उद्देश्य को सरल से कठिन शिक्षण, अधिगम, निम्न स्तर के उच्च स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोन को 6 भागों में बांटा हुआ है. मग हे 6 भाग कोणते आहेत ते त्यांनी मांडलेले आहेत. त्याच्यामध्ये ज्ञानात्मक पक्षामध्ये बेंजामिन ब्लूम यांनी कोणते 6 भाग पाठवलेले आहेत. याच्यामध्ये ज्ञान म्हणजे नॉलेज, नंतर बोध कंप्रेन्शन म्हणजे समझबूझ, अनुप्रयोग एप्लीकेशन होता है, बाद में विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, सिंथेसिस किया जाता है और इव्हॅल्युएशन किया जाता है. 1 2 3 4 5 असे 6 मुद्दे महत्वाचे याच्यामध्ये दिलेले आहेत. ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, हे 6 मुद्दे पुन्हा एकदा सांगतो. तो असं म्हणतो की पहिले नॉलेज येतं, मग त्याच्यानंतर कम्प्रेन्शन येतं, ऍप्लिकेशन केलं जातं, अनालिसिस होतं, सिंथेसिस होतं आणि इव्हॅल्युएशन होतं. हा झाला पहिला भाग, ज्ञानात्मक पक्ष. भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन काय असतो, इसमें वे तरीके शामिल होते जिनमें इस भावनात्मक रूप से सामना करते, जैसे तारीफ, उत्साह, प्रेरणा आदि. आणि क्रियात्मक पक्षामध्ये काय येतं, सायकोमोटर डोमेन मध्ये कशाचा समावेश होतो, तो इसमें शारीरिक हलचल, मोटर स्किल के क्षेत्र में आदि शामिल होते. तर बेंजामिन ब्ल्यू यांनी 3 महत्वाचे क्षेत्र सांगितले. तर कोणते 3 महत्वाचे क्षेत्र सांगितले ते आपण पाहिलेले आहे.
ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष आणि क्रियात्मक पक्ष. ओके. आता पुढे आहे बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा, चाइल्ड सेंटर अँड प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन. तर हा जो भाग आहे तो आपण उद्या बघूया. याची PDF मी तुम्हाला ऑलरेडी शेअर केली, पुन्हा एकदा शेअर करतो. गुड नाईट, शुभरात्री.